वेलकम टू फिर ले आया दिल विद मी विनीत। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं नोएडा की इस नगरी में हूँ और जिसके साथ हूँ इसे मैं क्या कहूँ पता नहीं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरा रिश्ता इनके साथ कैसे जुड़ा, कब शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में हम स्टार्ट हुए थे और बहुत ही टाइट था वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। क्योंकि लेजेंड अगर हम किसी को कहें तो रेडियो की दुनिया के लेजेंड अनंत नाथ झा हमारे साथ हैं, जिनको लोग रेडियो मिर्ची दिल्ली में 2003 से सुन रहे हैं, 2004 से सुन रहे हैं। अनंत बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ऐसे फॉर्मली अगर इनवाइट करोगे और इंट्रोड्यूस करोगे तो भैया मुझे भी फॉर्मल होना पड़ेगा, जो मैं हो नहीं पाऊंगा। ये हमारी मजबूरी है। अब थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग दोनों कहाँ शुरुआत किया था इन लोगों ने और कहाँ जा रहे हैं। तो अनंत, सबसे पहले मैं लोगों को बता दूं कि मैं कैसे आपसे मिला और कैसे हमारी मुलाकात हुई। आपने 2004 में रेडियो की शुरुआत की, रेडियो मिर्ची दिल्ली के साथ। मैं 2003 में रेड एफएम कोलकाता के साथ जुड़ा और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई रेडियो के करियर की। लेकिन मैं और अनंत कहाँ मिले? मैं और अनंत मिले मेरे ख्याल से 2014 में दुबई सुनो 1024, जो कि आज मिर्ची यूएई के नाम से जाना जाता है। और वहाँ जब मुलाकात हुई तो व्हाट वाज योर फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट दिस? ये जो शो करते थे, रात का शो करते थे, उसमें रेट्रो गाने जो मुझे पसंद है, रफ़ी साहब, किशोर कुमार, हेमंत कुमार, इन सब के गाने होते थे, तो मैं रात को सुनता था। अच्छा, दूसरी सबसे अच्छी बात थी कि मेरा जो घर था, स्टूडियो अपार्टमेंट था, वो हमारे ऑफिस से करीब 50 मीटर दूर था। तो ये शो ख़त्म करके अपने यहाँ आ जाते थे, फिर हम रात भर गाना बजाना करते थे। चांद चुरा के लाया हूँ के 2 वर्जन्स हुआ करते थे। 10 बजे तक स्टूडियो के अंदर और 10 बजे के बाद इनके स्टूडियो के अंदर। एक की ऑडियंस बहुत ज़्यादा थी, एक की ऑडियंस सिर्फ एक थी। हम दोनों ही एक दूसरे के ऑडियंस बने थे और बहुत मज़ा आता था। तो जब आप दुबई आए, क्या सोच के आए थे आप? क्योंकि आपने इंडिया में जो रेडियो किया था 2004 से 14, 10 साल, इंडिया का जो वॉल्यूम था और जिस लेवल पे हम रेडियो करते थे, इतना प्रेशर यहाँ पे हुआ करता था और उसमें भी हम बहुत मज़े करते थे। तो इंडिया के रेडियो और दुबई के रेडियो में क्या डिफरेंस पता चला आपको? मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं काम मज़े के लिए करता हूँ, काम नहीं करता हूँ। जो मैं मज़ा इंडिया में कर रहा था वही मज़ा मैं दुबई में भी कर रहा था। लेकिन दुबई थोड़ी अलग जगह है। वहाँ आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं और कहाँ खाते हैं, कहाँ रहते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है इसके बजाय कि आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कितना बोलते हैं। इंसान है। तो इसीलिए वो ज़रा ट्रांजैक्शनल जगह लगी। तो मैं ज़्यादा दिन दुबई में रहा नहीं, फिर मैं भाग के इंडिया आ गया। शुरुआत करते हैं। आप इंजीनियर मजबूरी में बने थे या इंजीनियरिंग करने पे आपको मजबूर किया गया था? ये गड़े मुर्दे अगर उखाड़ोगे बहुत गहरा खोदना तो मैं पड़ेगा। फिर क्यों लेके आया हूँ, फिर ले आया दिल विद विनीत। देखिए, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। मेरे को था कि लाजपत नगर में लेडीज टेलर बनना है। अच्छा। बहुत बढ़िया काम था, लेकिन पिताजी का सपना था कि बेटा इंजीनियर बनेगा। अच्छा। उन्होंने कहा कि मुझे करना था रेडियो। उन्होंने कहा इंजीनियर बन जाओ, उसके बाद कुछ भी करना। तो रेडियो आपने पहले से ही सोच रखा था? हाँ, मैं 11वीं 12वीं से, ये 95-96 उम्र पता लग गई आपको। हाँ, तब से मैं रेडियो के लिए स्क्रिप्ट्स लिखता था। अच्छा। और थोड़े वॉइस ओवर्स, एड्स करता था। अच्छा। तो मुझे करना रेडियो ही था। उन्होंने कहा इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद जो करना है कर लो। उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं सेट किया कि कब खत्म करना है और कब शुरू करना है। तो मैंने करीब 7 साल लगाए इंजीनियरिंग करने में, ख़त्म की एकदम डिस्टिंक्शन के साथ, बढ़िया नंबर के साथ। फिर मैं हाजिर हो गया रेडियो स्टेशन पे। पेड वेकेशन, जितने दिन तक अपनी पढ़ाई चला सकते हो चलाओ, उसके बाद जिंदगी काम में ही डूबी रहेगी। तो अगर पिताजी ने आपको एस्पायर किया या आपको इनकरेज किया कि इंजीनियरिंग करनी है, तो कुछ तो दिखा होगा उनको बचपन में कि पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे हैं या कर सकते हैं? नहीं, ऐसा मैं कोई खास नहीं। मुझे सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी अच्छे से आती थी, हिस्ट्री अच्छे से आती थी। इंजीनियरिंग भी मैंने रट के पास किया है। इसलिए मैंने डिसाइड किया जब इंजीनियरिंग होगी कि मुझसे बहुत बेहतर, ज़्यादातर बेहतर ही इंजीनियर होंगे। पहले ही ज़रा ट्रैक बदल लो तो गाड़ी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो बचपन में ऐसा नहीं होता था जब आप, आजकल तो पीटीएम का दौर है, पीटीएम तो हमारे 2 डायरीज होते थे। 2 पैरेलल यूनिवर्स चल रहे होते थे। एक टीचर्स की डायरी अलग होती थी, एक माँ बाप की डायरी अलग होती थी।
टीचर्स की डायरी में माँ बाप के साइन मैं करता था, माँ बाप की डायरी में टीचर्स के साइन मैं करता था। ये दोनों पैरेलल यूनिवर्स कभी मिल नहीं पाते थे। स्कूल लाइफ मेरा बहुत बढ़िया था, मैं टेनिस प्लेयर बनना चाहता था। तो कभी किसी को पता नहीं चला कि ये दोनों डायरी आपस में? कभी भी नहीं, आज तक किसी को पता नहीं है? बहुत बढ़िया फ्रॉड था मैं तो आज मुझे मौका मिला है कि इस राज को मैं खोल पाया हूं। अब तो खैर डायरियां मिल भी जाएं तो क्या फर्क पड़ती है। डायरिया नहीं, डायरिया। डायरिया बुरी चीज। डायरिया तो खैर, वो डायरिया जो पढ़ लेगा उसको शायद डायरिया हो जाएगा। तो अब मुझे फिर से स्कूल में ही जाना है वापस। स्कूल में कैसे बच्चे थे आप? बहुत शांत, या देख के लगता था कि ये बिल्कुल पढ़ाकू बच्चा है? मैं पढ़ाकू तो कभी नहीं था। मैं ज्यादातर नॉवेल्स पढ़ता था और उनमें ज्यादा मजा आता था। मैं अपने आप में जैसा आज भी अपने आप के साथ बात कर लेता था, बहुत खुश रहता था। तो जैसे तैसे करके निकाल लिया स्कूल। कॉन्फिडेंस आप पे ज्यादा किसका था, पिताजी का या माताजी का, कि हाँ ये कर लेगा कुछ जिंदगी में? माताजी का। उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा था? माताजी को स्टेज फ्राइट था। अच्छा। तो शुरुआत से वो हमें धकेल रही थी कि स्टेज पे जाओ, जो मुझ में कमी है मेरे बेटे में ना हो। तो उस चक्कर में बढ़िया स्टेज पे मैं हर साल बाल छिलवा लेता था, एकदम गंजा हो जाता था। 15 अगस्त 26 जनवरी को गांधी का रोल पक्का रहता था। सीखिया पहलवान वैसे ही था। और टीचर जरा पास कर देते, 2-4 ग्रेस मार्क एक्स्ट्रा मिल जाते थे। इतने बड़े रेडियो करियर में आपने बहुतों के इंटरव्यूज लिए होंगे, आपने खुद अपने बारे में कभी किसी को बताया? अपने बारे में क्या बताना, मतलब मेरे जो दोस्त हैं, जैसे तुम हो और भी लोग हैं, जो जानना चाहते हैं वो जान लेंगे। और जबरदस्ती एडवर्टाइज करने, मेरी लाइफ जो अपनी लाइफ है बहुत पर्सनल है, वो डिस्प्ले के लिए नहीं। मैं बिलबोर्ड थोड़ी ना हूँ, इंसान हूँ। तो जब रोल रिवर्सल होता है, क्या रिवर्सल? हमें आदत है कि हम, जब से हमने करियर शुरू किया है, आपने भी रेडियो किया है, तो पूछने की आदत है हमें। लेकिन हमसे कोई पूछ ले तो वो आदत नहीं है। अब तुम हमसे सवाल जवाब कम ही होते हैं। क्योंकि दिल के बहुत करीब हो, तुमको बता देता हूँ। मैंने बहुत इंटरव्यूज किए हैं। आपको बताऊं तो हमारे जो राष्ट्रपति थे भारत के, APJ अब्दुल कलाम, वहां से लेकर राखी सावंत और उर्फी जावेद। तो आप देख रहे हैं कहाँ दायरा कितना। मैं आने वाला था उसमें। फट के एकदम दिल दरिया डैश समंदर। तो सवाल नहीं पूछने हैं मुझे आपसे बात करनी है। आप बेशक सेलिब्रिटी हो, लेकिन मैं आपसे इंटरव्यू में इंसान की तरह मिलूंगा। मैं आपको कुछ बातें बोलूंगा, वहां तक लेकर जाऊंगा। अगर मैंने ट्यूनिंग सही की है तो आप उसके बाद खुद बोलेंगे। मुझे सवाल नहीं पूछने। सवाल जवाब ये क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है? नहीं। और इंटरव्यू में हमेशा ये याद रखने का कि हीरो जो है, वो जो गेस्ट है वो है। तो आप वहाँ ले जाकर छोड़ दीजिए बॉल को। आपका गेस्ट अगर आपको पसंद करता है, आपसे ट्यूनिंग रखता है, वो मार देगा छक्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, और एक ऐसे इंसान से आ रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति से लेकर राखी सावंत तक इस पूरे रेंज को कवर किया है बातें करने। उर्फी को मत भूलो यार। उर्फी तो मैं ऑलरेडी, उनको मैं बहुत खास जगह पे रखा है मैंने। उर्फी जावेद का जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, मैं आने वाला था, तो वो सलवार कमीज पहन के आई थी। मैंने कहा आप तो पहचान में नहीं आ रही, शक्ल तो याद नहीं है आपकी। तो आपने क्या सोचा जब आपने बातें शुरू की उनसे? हालांकि पूरे सम्मान के साथ उर्फी जावेद अपने आप में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, और उन्होंने जो किया है अपने जीवन में, शायद बहुत कम लोगों को इतनी हिम्मत मिलती है कि वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी हिम्मत सके। पूरी है। सेलिब्रिटी के बारे में प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह हो सकता है, क्योंकि रील्स का जमाना है, तो आजकल तो हर कोई सेलिब्रिटी है। मेरे रील्स देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएंगे मैंने क्या सवाल। मैंने उनसे बहुत बेसिक सवाल पूछे कि ये जो आप जो भी पहनती हैं, नहीं पहनती हैं, ये चिपकते कैसे हैं, ये ग्रेविटी के खिलाफ कैसे। और दूसरा मैंने उनसे पूछा कि आप क्या मुझे ऐसे तैयार करेंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली। तो बट बढ़िया इंटेलिजेंट लड़की है। मुंबई में अगर कोई सरवाइव कर रहा है बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी माई बाप या गॉडफादर के, तो उसको सलाम तो बनता है। यही मैं जानना चाहता था आपसे कि आप जब उनसे मिले, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में हमको ये मौका मिलता है कि हम बहुत तरह के लोगों से मिल सकते हैं, और हमारे अंदर कोई फ्राइट नहीं होती है। हम कभी भी किसी से मिलते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि अरे इनसे मैं क्या पूछूंगा, या इनसे क्या बात करेंगे, या इनसे कैसी होगी मुलाकात। लेकिन हमसे जो मिलते हैं वो ज़रूर जज करते होंगे। आप जब उर्फी से मिले, उर्फी का क्या रिएक्शन था एज अ पर्सन? बहुत बढ़िया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप
उसे लड़का लड़की सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट मत करिए, उसे इंसान की तरह ट्रीट करिए, तो वो इंसान की तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आप इंटरव्यू करते हैं किसी सेलिब्रिटी का, अपने सेलिब्रिटी की तरह अगर ट्रीट करेंगे, वो आपको फैन की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आप इंसान की तरह ट्रीट करेंगे, दूसरा इंसान भी इंसान की तरह रिस्पॉन्ड खुद ब खुद खुल जाएगा वो। अब मुझे ये बताइए कि आप मिमिक्री का आपने बहुत अरे रुको, मिमिक्री आपने की। हम शुरू करते हैं। भाई बहुत बढ़िया गाते हैं। अरे और ये आज देखो, गिटार रखने का एक फायदा और है कि पेट थोड़ा छुप जाएगा। दुबई में बैठ के हम लोग कई गाने गाते थे। इससे पहले कि आप शुरू करें, मुझे ये बताइए कि ये गिटार का शौक कब से शुरू हुआ? हमें लगा लड़कियां इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां इम्प्रेस हो जाएंगी। हाँ। जब तक मैं सीखा तब तक लड़कियां जा चुकी थी। असली गिटार मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैं सुन के बजाता हूँ। और भाई साहब जो है यहाँ पे, ये काफ़ी बढ़िया गाते हैं, तो ऐसे 2-4 लोग हैं जिनको हम पकड़ के रख लेते हैं कि भाई गाओ, हमसे गाया नहीं जाता है। सेल्फ टॉट हैं आप? हाँ, सेल्फ टॉट है। माइक पे खटर खटर कर रहा होगा, मैं समझ गया हूँ, क्योंकि इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, छाती के बाल ना फूट ले। शुरू करते हैं रफ़ी साहब का गाना, क्या हुआ तेरा वादा। हाँ, बजाएंगे तो ये अच्छा, मेरे गाने का मुझे पता नहीं है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये आपने कहाँ सीखा था? दुबई में आपने ये धुन आपने? हाँ, तुम्हारे साथ बैठ के किया था रात को। YouTube से नोट्स निकाल के, और रात भर हम एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। हाँ। और उंगलियां छिल जाती थी, हमारा गला बैठ जाता था। ठीक है यार, जाम के जाम प्याले के प्याले खत्म हो जाते थे। संगीत ही असली सत्य है। बिल्कुल। और संगीत ही असली साधना भी है, जो इससे जुड़ा इसको हो। रख देता हूँ फिर। हाँ, बताओ और पूछो, क्या सवाल पूछोगे? तो मिमिक्री के बारे में पूछ रहा था। आपको मिमिक्री का शौक भी है और आप काफी अच्छा करते भी हैं। आपने ये मिमिक्री का शौक मुझे बड़ा तुच्छ काम लगता था। कैसे लोगों की नकल उतार के यार, मतलब बुरी बात है। तो ये आपने बचपन से स्टार्ट किया था या नहीं, प्रोफेशनल लेवल पे? मैंने रेडियो के करियर में नहीं किया मिमिक्री, मुझे नहीं पसंद। फिर लॉकडाउन में खाली बैठे थे, अब इंसान क्या करे, और देखा मैंने लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इसके पहले आपने ना कभी ट्राई किया था, ना कभी सोचा था? एक बार 95-96 में पहला वॉइस ओवर किया था सचिन तेंदुलकर के लिए। अच्छा। मतलब वो कैमरे पे थे लेकिन आवाज नहीं दे सकते थे, तो उनकी आवाज मैंने दी थी सचिन तेंदुलकर की। तो सुनाइए जरा। वीजा पार, गो फॉर इट। अरे यस यस डेफिनेटली बाबा, ये घेऊन तक। तो सचिन ने जब अपनी आवाज ऐसी सुनी तो कोई रिएक्शन उनका? हाँ, मुझे रात को मैसेज करता ना सचिन तेंदुलकर कि कैसी लगी तुम्हारी आवाज। कैसे कैसे सवाल पूछ रहे भाई। हाँ, इनको रात को कौन कौन मैसेज करता है वो मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा फिलहाल। क्योंकि काफी रातें मैंने इस गिटार और इनके साथ इनके घर पे दुबई पे बिताई है। ये पानी है। मिमिक्री करने के बाद उतने हाई स्केल पे जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है। जब हाई स्केल पे आप मिमिक्री करते हैं तो जरा पानी के घूंट लेने पड़ते हैं। और डकार नहीं लूंगा। हाँ, अब मुझे ये बताइए, फिर जब आपने कोविड के बाद या लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा कि यार ये तो बड़ा आसान काम है मिमिक्री। आप में से जो लोग करना चाहें, जबकि ये आपकी सोच के खिलाफ था, आपको पसंद नहीं था अब तक कि मिमिक्री क्यों करते हैं लोग। मैं भी उसी सोच से आता हूँ कि मिमिक्री क्यों करना है, लोग मेरी आवाज जैसी है पसंद करेंगे तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो फिर मैंने देखा कि अगर आप कोई आवाज आपके जहन में बैठ जाए कि वो बाहर नहीं प्ले हो रही है किसी सीडी स्पीकर पे, फिर भी आपके कानों में अगर वो आवाज आए तो आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर आपको मिमिक्री करने का शौक है, कोई भी आवाज जो आपको करनी है उसको लगातार सुनिए, इतना सुनिए कि हर दरवाजे से निकलने लगे। जब वो हो जाए उसके बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपकी आवाज को ट्रेन कर देगा।
तो जो एस्पायरिंग मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, या अगर आपको लगता है कि आपको मिमिक्री अच्छी लगती है या आप कर सकते हैं, आप में वो हुनर है, तो भाई की ये बातें गांठ बांध लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ही अच्छा आप रिपीट कर पाएंगे। भगवान ने 2 कान दिए, 1 मुंह दिया है, सुनो डबल बोलो आधा। सुनने का ज़्यादा, बोलने का आधा। हाय बिड़ू। अब आते हैं जैकी श्रॉफ के साथ। मैंने आपका वो सेशन देखा था। जैकी श्रॉफ से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं और he he's a character in himself and he's a wonderful character as far as I know him. So what was your experience? बहुत ही सच्चा, और जो है मुंह पे है। अगर वो आपको पसंद करता है तो आपके लिए कुछ भी कर देगा। नो नॉनसेंस इंसान है और एकदम ग्रास रूट से उठ के, चावल से उठ के ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। तो उनका तो आप काट नहीं सकते, लेकिन अगर आप उनके साथ ऑनेस्ट हैं, या एक्चुअली हर इंसान के साथ है, अगर आप किसी के साथ ऑनेस्ट हैं, वो भी आपके साथ ऑनेस्ट रहेगा अगर वो अच्छा इंसान है। अगर लुच्चा लफंगा है तो फिर तो उसको गोली मार दो। तो रेडियो की शुरुआत जब हुई, आप जब रेडियो मिर्ची से जुड़े, आप कैसे जुड़े? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं कॉलेज में था, मेरा कॉलेज दूर दराज के इलाके में था, वहाँ कोई न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं था, महाराष्ट्र में था। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो वहाँ पे आया रेडियो मिर्ची का इश्तिहार। मैंने अपने दोस्तों से पैसे उधार मांगे, कॉलेज में किसको पैसे मिलते हैं। तो 80 रुपये का 1 वे टिकट था, 200 रुपये जुगाड़ किए, पुणे पहुँचे। पुणे रेडियो मिर्ची लॉन्च हो रहा था, तो रेलवे स्टेशन पे उतरे। वहीं पे उनका जो स्टील का जो बड़ा भगोना टाइप का बेसन होता है, उसमें मुंह हाथ कान धोया, ऑडिशन देने चले गए। मैं देखा 15,000 लोग आए हैं। 15,000 लोग? हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है, कर देते हैं। तो उस दिन के सारे ऑडिशंस मैंने पास कर लिए। फिर वो बोलते कि अगले दिन फिर आना है। मैंने कहा कहाँ रहने का है? बोलते नहीं, आना तो पड़ेगा। मैंने कहा चलो, आज का दिन तो निकल जाएगा, रात का निकलेंगे। तो रात को वेटिंग रूम में 20 रुपए दे के अच्छा सोया। अगले दिन फिर वही स्टील के बेसन में मुंह हाथ धो के पहुंच गया उन्हीं कपड़ों में। उस टाइम में लोगों की नाक उतनी तेज नहीं होती, तो बदबू उतनी आती नहीं थी। हाँ। तो फिर सारे ऑडिशन क्लियर हो गए, वापस पहुंचा। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा है कि आप सिलेक्ट हो गए, आ जाइए। तो मैं पहुंचा। उन्होंने कहा कि फुल टाइम नौकरी है। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से तो पास हुआ हूँ अभी, मैं सैटरडे संडे कर लूंगा आके ट्रेन से, फुल टाइम नहीं करूंगा। बोला अच्छा ठीक है। हुआ। फिर मैं बम्बई गया, तो अगले साल बम्बई में वहाँ ऑडिशंस हो रहे थे। अच्छा, इनका ऑडिशन का फॉर्मेट सेम होता था। अपन ने तो पहले किया था, बम्बई में भी ऑडिशन दे दिए। तो पुणे वाला आपने किया कि छोड़ दिया? नहीं, छोड़ दिया आपने। फिर आप मुंबई चले गए? मुंबई में भी ऑडिशन क्लियर किए। वहाँ आपने किया? हाँ, सिलेक्ट हो गए। फिर उन्होंने बोला क्या फुल टाइम करो नौकरी। उन्होंने कैसे कर ले, बापू बोलता है इंजीनियर बनो। तो नहीं किए। फिर हम फेल हो गए। पूरे टाइम यही करोगे तो फेल ही हो गए। सिलेक्शन पे पास हो जा रहे हैं। हाँ। लेकिन तो उसके बाद दिल्ली पहुंचे, घर बैठे थे, तब रेडियो मिर्ची दिल्ली शुरू हो रहा था। अच्छा। हमने खाली तो बैठे हैं, चले जाते हैं, फेल तो वही है। फिर देखे वही पन्ने, वही ऑडिशन, वही मुहावरे, वही प्रोवर्ब्स, वही टंग ट्विस्टर्स। तो पीएचडी कर चुके थे आप तब तक? मैंने जैसे ही मुंह खोला, 2-4 सेंटेंसेस बोले होंगे, वहां से आई गाली, अबे तू वही है ना इंजीनियर। मैंने कहा आज मारेंगे ये। तो आए वहां से जो उनके वरिष्ठ सीनियर ऑफिशियल थे, बोलते भाई ये मेरा कार्ड है, जब तेरी डिग्री खत्म हो जाए ना तो मुझे कॉल कर दियो, हम तेरा ऑडिशन इंटरव्यू नहीं लेंगे। लेकिन लोगों की पोजीशंस खानी बंद कर, तू सिलेक्ट हो जाता है, लास्ट में बोलता है नहीं करूंगा, हमें फिर से दोबारा ढूंढना पड़ता है। तो ऐसे ही हुआ, जब मैं पास हुआ मैं पहुंच गया। उसके बाद ये लीजिए आपका कार्ड, दीजिए पैसे। तो ऐसे हुआ, वहां से शुरुआत हुई। तो कैसा लगा आपको? एक होता है ऑडिशन देना, सिलेक्शन होना, उसके बाद स्टूडियो में बैठकर जब प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं, डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, फिर आपको लाइव करना है, क्योंकि रिकॉर्डेड शो का सिलसिला बहुत बाद में शुरू हुआ। हमारे समय में लाइव के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं, और रिकॉर्डेड करने भी नहीं देते थे, अलाउ भी नहीं करते थे। तो लाइव रेडियो जब आप बटन ऑन कर रहे हैं, ऑन एयर आपको दिख रहा है और आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस घर में कोई नहीं है, लाखों लोगों से आप बात कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कितने लाख लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ कहाँ जा रही है। तो पहला शो आपका जब था, लाइव गए आप, मुझे वो जानना है। बहुत ही बुरा गया था। मैंने रेडियो सुना था, आकाशवाणी। अरे मतलब फौजी भाइयों के लिए, मुझे लगा यार चिट्ठी उट्ठी पढ़ेंगे, लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे। वहाँ देखा इतने सारे बटन और सारे मुझे ही दबाने हैं। कॉकपिट बना रखा है पूरा। हाँ, पूरा स्पेसशिप। तो पहली बार तो मैं बोलने लगा, तब तक कुछ और चल गया, तो मैं
और उस जमाने में मेरे लंबे बाल हुआ करते थे यहाँ तक, तो हेडफोन में पहनता था, जब तक मुंह खोलता था तब तो ससर के नीचे आ जाता था सरक के। दबाया कुछ और, हाँ। बोलना था तो कुछ और। पहले दिन तो मैं कहा ये तो बहुत ही मुश्किल है। फिर एक आपके शो पे भी शायद लोगों ने देखा होगा उन्हें, देव, उन्होंने मेरे को समझाया बिल्कुल कि ऐसे ऐसे करो, तो फिर बोलने लगा। और आज तक कितना रेडियो में कर रहा हूँ, 2003 से आज तक मैंने कोई रिकॉर्डेड शो नहीं किया है। रिकॉर्डेड शो में ज़्यादा गलतियाँ होती है, ओ ये ऐसा था, ये वैसा था। अरे बोल के निकल जा, बाद में माफ़ी मांग लेना है। माफ़ी बहुत मांगी है मैंने। तो वो पहला एक्सपीरियंस आपका बहुत बुरा था। नर्वस थे आप? नर्वस तो बहुत था। किस बात पे नर्वस थे? ऑपरेशंस को लेकर कि ऑपरेट करना ऑपरेशंस है? को लेकर, बोलने को लेकर नहीं, अकेले कमरे में बोलना है माइक को। नहीं हाँ। कभी। उन्होंने बोला कि इमेजिन करो, यही देव साहब बोल रहे थे कि इमेजिन करो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड माइक के उस तरफ खड़ी है, तुम उससे बात कर रहे हो। तो मैं वही इमेजिन करने लगा, बोलना भूल गया। गर्लफ्रेंड के सामने वैसे ही बोलती बंद हो जाती। गर्लफ्रेंड थी नहीं ना, तो वो तो काल्पनिक थी। इमेजिनरी थी तो और ज्यादा सुंदर थी। तो यही होता था। लेकिन बाद में मैं समझ गया कि आजकल के मैं बहुत सारे रेडियो जॉकीज को सुनता हूँ, बहुत कुछ बोलता हूँ, दे हैव नथिंग टू से एंड अ लॉट ऑफ इट। मेरा ऐसा नहीं था। अगर आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, गाना चला दो, दूसरा दुआएं देगा। तो बोलो, निकलो और इंसान के बच्चे की तरह बात करो यार। ये क्या है? ये वो सब नहीं हो पाता भैया। झूठ वैसे तो मैं बहुत बोल लेता हूँ, लेकिन आवाज में झूठ पकड़ी जाती है। बिल्कुल पकड़ी जाती है। तो आप जैसे आप अभी के आरजेएस के बारे में आपने टिप्पणी की या आपने ओपिनियन दिया, ये जो सफ़र रेडियो का निकला है पिछले 20 साल में, 22 साल में, तो उसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रेडियो के खो जाने की, अगर आप मेरे इस बात से सहमत है कि रेडियो खो गया है, अगर आपको लगता है कि रेडियो कहीं खो गया है, तो उसमें ये जो बनावटीपन आ गया है, या जो लोग, बनावटीपन नहीं, लालच है। देखिए, जो लोग उस जमाने में रेडियो जॉकी थे, मेरी तरह थे, वो सब ऊपर पहुंच गए। सैलरी उतनी ले रहे थे, अब वो उतनी सैलरी ज्यादा लेंगे तो नीचे वाले को तो कम देंगे। तो अगर गोबर फेंकोगे तो मक्खी ही आएगी, मधुमक्खी नहीं आएगी। मधुमक्खी आने के लिए शहद डालना पड़ेगा, शहद लगेगा पैसा। तो जब आप सस्ते में टैलेंट ढूंढेंगे तो सस्ता टैलेंट ही मिलेगा। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं नंबर्स गेम में फंस गया ये पूरा रेडियो इंडस्ट्री के? नंबर्स सेल्स के ज़्यादा होने चाहिए और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करके टैलेंट, और हमारे शो पे भी बहुत सारे एड्स चलते थे, और लोगों के बीच में ये भी एक भावना आ गई थी और सोच आ गई थी, जो खास करके जो रेडियो से जुड़े हुए थे, कि यार गाने ही तो सुनते हैं लोग, है ना, वो किसी को भी बिठा दो, वो गाना ही चलाएगा। नहीं, वो इंसान अगर आपके साथ कनेक्ट कर पाए। देखिए, रेडियो बहुत नेकेड मीडियम है। अगर आप पुट ऑन एक्सेंट के साथ बात कर रहे हैं या सच्चाई वाली बात नहीं कर रहे हैं, तो पकड़ लेगा इंसान और वो ट्विस्ट कर देगा डायल। आपको दिल से बोलना है। और हमें तो गालियां हम अपने बॉस से बहुत खाते थे। एक बार हमने कहा कि भैया ये क्या है, ये कौवा मार के चिकन विंग्स डालते हैं, ये क्या करते हैं? तो भैया आ गए दूसरे लोग गाली देने के लिए। फेमिलियरिटी, अगर मैं कोई आपसे बात करूं और पहले 2-4 वाक्यों में आपको मेरे से फेमिलियरिटी मिले कि हाँ यार, मैंने भी ये देखा है कि भैया दिल्ली मेट्रो में जो लोग जा रहे हैं उनको डीओ लगाना ज़रूरी है, सब ऐसे हाथ पकड़ के ऊपर खड़े रहते हैं, एयर गैप खुला रहता है, मतलब एयर कंडीशनर के वेंट से सांस लेनी पड़ती है। जो लोग मेट्रो में जाते हो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब वो इमेज आप क्रिएट करें, आपने मेरे साथ आइडेंटिफाई कर लिया मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर आप मेरे में इन्वेस्टेड है, आप आगे भी सुनेंगे। अगर आप दुनिया जहाँ की बात करेंगे, हमें तो बोलते थे जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट प्लगइन्स होते हैं, ये कमर्शियल है, मैं तो साफ बोलता है भैया पैसे मिले हैं, सैलरी मेरी इसी से आती है, जरा सुन लो, हो सके तो चले जाना, नहीं जाओ तुम्हारी इच्छा, लेकिन मेरा काम है बोलना, नहीं तो बॉस गाली देगा। तो लोगों को वो सच्चाई दिखती थी कि इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। अब है जो है, एड्स हमारे जमाने में भी चलते थे, और 20-20 मिनट के बीच में बोलते थे, 20-20 मिनट के एड चलाते थे हम, और गाने कम चलाते थे। तो लोगों का फोन आता था कि आजकल आप लोग गाने कम चला रहे हैं, और ठीक है, समझ में आता है। हम लोग 2 लोग शो करते थे, तो ऐसे फोन आते थे ना, तो कौन सा गाना सुनना है आपको, तो बोलते थे महबूबा महबूबा, फोन पे गाना महबूबा महबूबा महबूबा, बोलते अबे फोन पे नहीं रेडियो पे सुनना है।
मैंने नौकरी कभी नहीं की, मैं बस एंजॉय करने जाता था, उसके पैसे मिल जाते थे, बढ़िया है जिंदगी। और लाइव रिक्वेस्ट का ज़माना हुआ करता था, तब लोग कॉल करते थे, आपको डेटाबेस से ढूंढना पड़ता था। हाँ, अब ढूंढते हैं, हम चलाते हैं। तो अब जो स्वाइपिंग का ज़माना है, काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो रेडियो के खो जाने में रेडियो का कितना बड़ा हाथ है? रेडियो खोएगा नहीं, वो साइन थीटा है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा फिर से नीचे जाएगा, फिर से ऊपर आएगा। तो समय का खेल है। अगर अच्छे लोग रेडियो करेंगे तो रेडियो फिर से ऊपर आएगा। विदेश में, लंदन में, दुबई में बहुत रेडियो चलता है, ढंग का रेडियो कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के हिसाब का रेडियो कर रहे हैं। अगर आपकी ऑडियंस है चौथी फेल, आप उनसे पीएचडी की बातें कर रहे हैं या ज़बरदस्ती वो बातें कर रहे हैं जो आप उन पे थोप रहे हैं, तो मैं क्यों सुनूंगा। मैंने जब रेडियो छोड़ा तो एक मेरे बॉस ने बोला था कि तुम्हें रेडियो की याद नहीं आती? बोला आती है, दुख नहीं होता? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा मैं अपना गाना चलाता हूँ, रोकता हूँ, गाना जब खत्म हो गया लिंक करता हूँ और फिर से दूसरा गाना चला देता हूँ, मुझे तो कोई कमी महसूस नहीं हो रही। और देखो ये दौर है, अब डिजिटल एज है, रेडियो भी इवेंचुअली डिजिटल पे ही आएगा। बिल्कुल। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बढ़िया है। और अब डिजिटल एज की हम जब बात कर रहे हैं, तो डिजिटल एज में जैसे रेडियो मेरे हिसाब से वाज मोर अबाउट इमोशनल क्वोशंट। जैसे आपने बोला कि अगर आपकी आवाज़ से लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो वो लिसनर कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास आएगा ही आएगा। लॉयल्टी फैक्टर अब जो है बहुत शिफ्ट हो गया है, लोग अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। जैसे रात को जब हम कभी शो शुरू करते थे, या आपका जब मॉर्निंग शो हुआ करता था, तो लोग सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लॉन्गेस्ट लिसनिंग टाइम जो होता था वो 1.5 घंटे 2 घंटे भी जाता था। जो अभी भी जाता है, पॉडकास्ट लोग 1-1.5 घंटे सुनते हैं। तो लोग नहीं बदले हैं। आपने क्वालिटी जो आप ऑडियंस को क्या परोस रहे हैं, आपने पनीर में इतनी मिलावट कर दी है कि लोग खाना बंद कर दिए हैं। अगर कंटेंट में दम है तो लोग 1.5 घंटे 2 घंटे का भी पॉडकास्ट बिल्कुल तबीयत से देखते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 पार्ट में बनी थी, कंटेंट सही था, बिल्कुल, तो लोगों ने दोनों पार्ट देखे। 1.5 घंटे की मूवी नहीं देखते लोग। और इस डिजिटल एज में अगर आपको ये पूछा जाए कि जो आजकल के बच्चे रील्स बना रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, इनको अगर मैं देखूं कि क्या इनके पास कंटेंट सही है या ऑडियंस चेंज हो गई है? कंटेंट सबके पास है। कंटेंट ढूंढने के लिए एक नज़रिया चाहिए होता है जो इन लोगों के पास है। मेरी दिक्कत कहीं और है कि ये आपके कितने लाइक्स हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, वो आपकी वैल्यू नहीं डिसाइड करते। ये नंबर्स गेम फिर से यहाँ भी आ चुका है। आर्टिस्ट की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी वो खुद सोचता है। कितने लाइक्स, कितने रीट्वीट, कितने शेयर्स आए, अगर वो आपकी वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं तो भैया गिरोगे बहुत जोर से। और जिस दिन वो चले जाएंगे ना, तो कहते हैं अंग्रेजी में फॉल फ्रॉम ग्रेस, बहुत मुश्किल होता है। लोगों की नींदें उड़ी हुई है। एक पोस्ट करने के बाद लोग रात भर चेक करते हैं कि कितने रिएक्शन आए, कितने लाइक्स आए और अगर आप व्यूज क्या है। शुरुआत में इंसान खुश नहीं है, खुश मिजाज नहीं है, तो चाहे आप मर्सिडीज खरीद लें, रोल्स रॉयस खरीद लें, आप खुश नहीं रहेंगे। यू हैव टू बी हैप्पी टू बिगिन विथ, एंड इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, नोबडी एल्स एंजॉय इट। सो इफ यू हैव टू रियली थिंक ऑफ डूइंग समथिंग दैट यू रियली वांट टू डू, अगर आपको एक बार फिर से मौका मिले कि कुछ ऐसा करें, कि आप इंजीनियरिंग पढ़ने जाएंगे या रेडियो मिर्ची के या किसी रेडियो स्टेशन के सिलेक्शन में फिर से वापस जाना चाहेंगे, या कुछ और है जो आप गिटार बजाना सीख चुके हैं, आपने जो साम्राज्य बना के रखा है अपने पूरे घर पे, शायद पूरी दुनिया से कॉइन कलेक्शन का भी शौक है आपको? शौक बहुत है और समय भी उतना है। इंसान हमेशा सीखता रहे तो यंग रहेगा। और जो आपका पहला सवाल था, क्या करना चाहूँगा, लोगों को ट्रेन करना चाहूँगा, लेकिन ज़बरदस्ती थोप के ट्रेनिंग स्कूल खोल के नहीं ट्रेन करना चाहूँगा। जो सीखना चाहे आ जाए, मैं बता दूँगा। बढ़िया। आगे फ्यूचर में, क्योंकि आप लोगों से जुड़े रहना पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, डिजिटल हो, रेडियो हो, ट्रेडिशनल हो, स्टेज हो, वॉइस ओवर हो, अगर आपको अपना ये जुड़ाव लोगों से बनाए रखना है तो
और क्या क्या माध्यम हो सकते हैं जहाँ मैं वॉइस ओवर्स काफ़ी करता हूँ। बिल्कुल। जैसे जो नेत्रहीन होते हैं उनके लिए जितने आपके OTTs हैं, ऑडियो डिस्क्रिप्शन जो होते हैं बड़ी बड़ी फिल्मों के, केसरी 2, काजोल की फिल्मों के, उनके ऑडियो डिस्क्रिप्शंस मैं ही करता हूँ। आवाज़ के साथ खेलना वो अब ठीक है, सीख गए हैं तो वो मैं करता हूँ। बाकी मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, मुझे पढ़े रहने दो, मुझे खाना दे दो। मैं बहुत खुश हूँ अपनी किताबें, अपने म्यूजिक सबके साथ। मुझे काम करने में कोई इच्छा नहीं है, बाकी दुनिया कर रही ना, मुझे बस खुश रहने दो। घर पे कोई धक्का नहीं मारता आपको? घर की बात यहाँ नहीं करेंगे। बचपन में एक बार किसी ज्योतिषी ने बोला था हमेशा लड़कियों से घिरे रहोगे पूरी जिंदगी में, बड़ा खुश हुआ था। एक बीवी 2 बेटियां, लड़कियों से ही घिरा हुआ हूँ, सुनता मेरी कोई नहीं है। सुनता कोई नहीं है इनकी, लेकिन आप सुनते हैं उनकी? मजबूरी भाई, डेमोक्रेसी है, मेजोरिटी भी उनकी है। हाँ हाँ। मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, चाहे कितनी भी अलग आवाज़ों में बोल दूं, नहीं बोल पाता हूँ। आपने कभी फिल्मों में कोशिश किया कैमरा पे आने का या? अरे एक बार ऑडिशन देने गए थे, लंबाई ज्यादा थी तो उन्होंने कहा थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, रूम से बाहर कर दिया। बोले फ्रेम में नहीं आ रहे हो, क्या करें। इसके बाद कभी कोशिश नहीं की आपने? नहीं है, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि, बल्कि मैं खुद को देख के बोलता हूँ भाई यार ये देख, आज तूने वहां पे ना दाढ़ी नहीं बनाई थी, वहां थोड़ा काला दिख रहा है, अरे तू बार बार इधर उधर क्यों हिल रहा है, अच्छा उस दिन साबुन कान में रह गया था, पटपटा रहा था। तो सेल्फ क्रिटिकल काफी हुआ। तो आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, लोग एआई करके सब कुछ उंगलियों के ताक पे है, जो भी चाहे रिसर्च करना है या नॉलेज गेन करना है तो बहुत आसान हो गया है। नॉलेज फ्लो काफ़ी इजी हो गया है। नहीं, नॉलेज तो आसान हो गया है, फ्लो आसान हो गया है, गेन करना एक्सेस टू नॉलेज इज इजियर, द एबिलिटी टू अब्सॉर्ब नॉलेज दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। तो मैं वापस जाना चाहूँगा क्योंकि पढ़ाई आपकी भी आज भी चल रही है हर सब्जेक्ट में, खास करके हम जो मीडिया से जुड़े होते हैं, रेडियो से जुड़े होते हैं, हमारे लिए कोई फिक्स सब्जेक्ट होता नहीं है। आप चाहे उस सब्जेक्ट के बारे में आपको पता हो या ना हो, नहीं पता हो तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं पता हो तो नहीं बोलना चाहिए। बल्कि कई बार जैसे प्रोनाउंसिएशन की बात आती थी, कुछ अल्फाज होते थे, बोले भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है, ऐसी भी हो सकती है वैसी भी हो सकती है, तुम्हें सही पता हो तो बता देना। हाँ, और आज भी हम ढूंढते रहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो ठीक ठाक निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, या वापस तो हम जब लाइव शोज करते थे तो उसमें कोई ऑप्शन होता नहीं था, तुम्हारा सुर ठीक है लेकिन तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे है, तुम मुंबई नहीं जा सकते। तो ये कुछ और अगर आप हमें सुनाए जो भी आपको पसंद हो। बहुत सारे क्या आर्टिस्ट की मिमिक्री अच्छा, आप मिमिक्री करते हैं और पसंद भी है आपको। तो अभी जिनकी उनके साहबजादे हैं, बहुत बढ़िया टैलेंटेड इंसान है। हाँ बिल्कुल, फरहान फरहान अख्तर साहब। सो गाइस यू आर विद विनीत ऑन फिर ले आया दिल। आई मीन ही इज एन अमेजिंग गाय, बहुत बढ़िया सवाल पूछते हैं यार। सो आई मीन गिव इट अ लिसन मैन। आई नो माय डैड इज अ पोएट यार, ही इज अ राइटर। और अरे भाई विनीत फिर ले आया दिल, मोगैम्बो खुश हुआ। क्या बात है। आपका फेवरेट कोई है जो आपको अच्छा लगता है करना? मुझे बहुत अच्छा लगता है और लगता था एक्चुअली इरफान साहब की आवाज़, लेकिन जब से हो गए उसके बाद मैंने फिर करना छोड़ दिया। अरे भाई यार विनीत यार वो फिर ले आया दिल में, मतलब गवर्नमेंट बिक गई है, मतलब उनका जो लहजा, अमोल पालेकर, धर्मेंद्र आपका काफी फेवरेट रह चुका है। आने दीजिए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि देखो कपूर खानदान के लौंडे कितने बढ़िया डांस करते हैं, एक तुम हो 2.5 किलो की डफर। सर वो जो बाग वाली कोठी के पीछे लड़की थी उसका आपके साथ। तो आप शायद अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि जब हम 3-4 लोग एक साथ होते हैं तो दिन कब होती है, रात कब होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। और फिर हम अगले दिन 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, फिर हमको लगता है कि अच्छा काफ़ी टाइम हो गया, अब सोना चाहिए या चलना चाहिए। तो इसके बाद मैं फिर से नॉलेज में आना चाहूँगा कि हमारा जो नॉलेज का सिलसिला है वो कभी ख़त्म नहीं होता, हम कुछ ना कुछ पढ़ते होते हैं। ख़त्म हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो आजकल के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं बेसिकली, हाँ मैं कहता हूँ कंटेंट, बहुत लोग वो डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं ना, बी अ क्रिएटर, डोंट बी अ कंज्यूमर। अगर आप
कंज्यूमर बन गए तो आप उनके चंगुल में फंस गए। क्रिएट करिए, ज़रूरी नहीं है कि लोगों को अच्छा लगे ना लगे। आपने फ़ोन अपनी खुशी के लिए ख़रीदा है ना, लॉगिन अपनी खुशी के लिए किया ना, तो अपनी खुशी देखो ना, दूसरों की खुशी क्यों देख रहे हो? इज इट अ कंपल्शन टू क्रिएट समथिंग और द अदर? क्या कुछ क्रिएट करना ज़रूरी है? क्या इंसान सिर्फ नॉलेज गेन करके या उसको अपने तरीके से? नॉलेज गेन करने का मतलब ये नहीं कि आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, अभी तो वही हड़बड़ी की शादी में कनपट्टी पे सिंदूर लगा के एकदम दुल्हन ले आ रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं लोग, बढ़िया है। टिक टिक बूम कर रहे होते हैं लोग, पता नहीं। एक तो मेरे समझ में नहीं आता, हमने कोशिश की फट फट करके कपड़े कैसे बदल लेते हैं, हम वही समझ में नहीं आ रहा। बिल्लियों के वीडियो देख रहे हैं, मैं मन से दिल से कुछ डालता हूँ, नहीं देखते हैं, वाह, मतलब तेंदुआ नाच रहा है वो देख लेंगे, तो शायद उसमें ज़्यादा टैलेंट होगा। तो ऑडियंस शिफ्ट हुआ है? आपको लगता है कि ऑडियंस का माइंडसेट शिफ्ट हुआ है कि ऑडियंस कंज्यूम आपकी कर रही है? ऑडियंस आपका दर्पण है, आपकी मेंटल फैकल्टीज जिस लेवल पे हैं, आपकी ऑडियंस भी उसी लेवल की होंगी। रॉबर्ट डिनेरो की भी अपनी ऑडियंस है, इरफान की भी अपनी ऑडियंस थी, राखी सावंत की भी अपनी ऑडियंस है, उर्फी की भी अपनी ऑडियंस है। इट इज योर इंटेलेक्चुअल और योर कैपेबिलिटीज दैट डिटरमिन योर ऑडियंस। But I have a very serious concern about the creators. I think they're getting consumed और mental ठीक है, health पे बहुत असर पड़ रहा है। हाँ तो ठीक है, वो किए हो तो भुगतोगे। तो ये इन्हीं का किया धरा है। हाँ, अब आप इस जाल में फंस चुके हैं। हाँ, जो मतलब बोओगे वही तो फल। जब बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से हो? आम कहाँ से होए? फाइनली एस्ट्रोलॉजर्स है एकदम ऐसा ऐसा गुलेल टाइप का ब्लाउज पहन के एकदम शनि और शुक्र के बारे में बात कर रही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कौन से चंद्रमा की बात हो रही है। तो फाइनली मैं जानना चाहूँगा कि अगर अनंत, जिसको पूरी दुनिया आरजे अनंत के नाम से जानती है, और अगर अनंत को अपने मन का कोई एक काम करना हो, दुनियादारी सब छोड़ दो और मुझे ये एक काम करने दो, तो वो कौन सा सबसे पसंदीदा काम होगा जो आप करना चाहेंगे बिना किसी डिस्टर्बेंस के? My body must remain in a state of rest, even if acted upon by external forces. So I definitely wanted to give him the opportunity to feel rested. हाँ भाई, मैं 32 घंटे सो सकता हूँ लगातार। इतनी देर से मैं बात करवा रहा हूँ तो मुझे बनता है कि कम से कम थोड़ी देर के लिए तो कराटे मारने दूं। थैंक यू सो मच अनंत। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपके गिटार में आप कोई ऐसी धुन बजाएं जो आपके दिल के बहुत करीब हो। और तो गाओगे क्या? हमारे दिल नहीं, हम गाएंगे नहीं, हम सिर्फ सुनेंगे। आज आप बजाएंगे और हम सुनेंगे। अरे नहीं, गाओ, मजा आएगा। तो एक तो बड़े अच्छे लगते हैं, साथी रे, याद है अमिताभ बच्चन का? ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। अगली बार तैयार करके लाऊंगा लड़के को। हाँ, मतलब ये ऐसे ही करते हैं, खुद तो उठा लेते हैं और फिर मुझे बोलते हैं चलो साथ में लग जाओ, और मैं सोच रहा होता ये तो पता ही नहीं था मुझे कि ये भी उठाना था। ऐसे ही एक दुर्घटना मेरे साथ ये कर चुके हैं। दुबई के क्लब में मुझे ले जाकर कहा था कि मैंने ये गाना उठा लिया है और कल ये गाना हम परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद अंडे टमाटर नहीं पड़े, यही गनीमत थी। लेकिन बहुत मज़ा आया अनंत आपसे बात करके, और मेरा आपका जो रिश्ता है कभी किसी की नज़र ना लगे, मार काट देंगे। हम कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, ना इनका फ़ोन मैं उठा पाता हूँ ना मेरा फ़ोन ये उठा पाते हैं, लेकिन ये जो रिश्ता है, ये जो सोते समय फ़ोन कर देता है यार। और जब मैं भाग रहा होता हूँ तब ये फ़ोन कर रहे होते हैं। तो सोने का टाइमिंग जो है दोनों का अलग अलग हो जाता है। जब मैं जाग रहा होता हूँ तो ये सो रहे होते हैं, मैं फ़ोन कर देता हूँ। जब ये जाग रहे होते हैं तो मैं सो रहा होता हूँ तो ये फ़ोन कर देते हैं। एंड आई एम श्योर we will take this as far as possible. Thank you so much for your time. Thank you so much Anand for your time and those wonderful memories and words. Stay tuned to फिर ले आया दिल with me विनीत। फिर मुलाकात होगी किसी न किसी दिग्गज के साथ, जो कि होते तो दिग्गज हैं लेकिन इतना ज्ञान का सागर होता है कि इतने छोटे से एपिसोड में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।